हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम से नज़दीक आने वाले हैं, सो बच्चों आपको कहने पे, आपके सभी बच्चों के बहुत सारे कमेंट आने पे, बहुत सारे बच्चों का कहने पे हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जिसमें कि हमने आपको कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए एक प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। और वो कंबाइंड प्रैक्टिस सेट जिसमें कि आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, साइंस, जीके सभी इसमें क्या है, कंबाइंड है। ये जो आपका आज का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, इसमें आपको फिजिक्स एंड साइंस क्या है, फिजिक्स और साइंस इन दोनों टॉपिक से, इन दोनों आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। जैसे कि हमने आपको कहा था कि कंबाइंड प्रैक्टिस सेट्स और साथ ही साथ सेक्शनल प्रैक्टिस सेट्स भी चलवाए जाएंगे। कंबाइंड प्रैक्टिस सेट्स में आपके सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपके सेक्शनल प्रैक्टिस सेट्स में आपको कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे कि आज का हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स और साइंस, और आपको मैथ्स के रिगार्डिंग भी प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे और फिर आपको कंबाइंड जो आपका प्रैक्टिस सेट्स है वो भी चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस सेट्स के लिए टेंशन नहीं लेना है और जल्द ही आपके डीवी के भी रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जाएंगे, सो उसके लिए भी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के रेगुलर वीडियोज़ और भी ला सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करते हैं, तभी हमें लगता है कि आप भी पढ़ाई की तरफ फोकस्ड हैं, सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ डालना चाहिए। ठीक है, और इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा गया है कि फॉर विच डायोड इज यूज, कहा जा रहा है कि इनमें से किसके लिए डायोड का यूज किया जाता है। तो लिखा जा रहा है यहाँ पे कि किस डायोड के लिए प्रयोग किया था, यानी डायोड जो होता है इनमें से किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डायोड का प्रयोग किया जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। जैसे आपको बता दें कि डायोड क्या होता है, तो डायोड क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का डिवाइस होता है। ठीक है, डायोड क्या होता है, एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसका कि काम होता है करंट को किसी एक डायरेक्शन यानी यूनि डायरेक्शन में फ्लो करवाना। ठीक है, डायोड एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसका काम होता है करंट को यूनि डायरेक्शन में फ्लो करवाना। क्या होगा, यूनि डायरेक्शन में फ्लो करवाने का काम होता है। अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करवाता है तो क्या करेगा, वो रिवर्स डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो वो उसका काम सिर्फ एक ही रहता है कि वो क्या करेगा, सिर्फ यूनि डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 के रिगार्डिंग। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डेवलप्स द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इनमें से कौन जो थे वो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का टेक्नोलॉजी डेवलप किए थे। तो उनका नाम था डॉक्टर होमी जे भाभा। ठीक है, डॉक्टर होमी जे भाभा थे, वो क्या किए थे, अंडरग्राउंड टेक्नोलॉजी, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का टेक्नोलॉजी ये डेवलप किए थे। और आपको बता दें कि होमी जे भाभा को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फादर ऑफ, जीके के तौर पे भी ये पूछे जा सकते हैं, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, ये हम होमी जे भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। होमी जे भाभा क्या थे, होमी जे भाभा जो हैं वो क्या थे, इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे और क्या थे, डायरेक्टर और प्रोफेसर थे कहाँ के, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के। ठीक है, वो क्या थे, फिजिक्स के प्रोफेसर भी थे कहाँ पे, एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में। ठीक है, और इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3rd नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूस मोस्ट हीट पर यूनिट। तो ये आंसर बहुत ही सिंपल है, तो ये एंथ्रासाइड होता है। एंथ्रासाइड जो होता है, ये कोल के 4 प्रकार होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। तो एंथ्रासाइड जो तो होता है वो सबसे ज़्यादा हीट हमें पर यूनिट वॉल्यूम हमें देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वेव्स इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो इनमें से कौन सा वेव का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोवेव का यूज करते हैं। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th नंबर में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को फिक्स्ड पाते हैं। ठीक है, एवरेज फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है, आपका फिक्स्ड होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है कि व्हेन स्पीड ऑफ कार इज डबल, जब कार का स्पीड क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाता है, देन व्हाट विल बी ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द कार टू स्टॉप इट इन द सेम डिस्टेंस। ठीक है, कहा जा रहा है कि अगर कार का जो स्पीड अगर डबल हो जाए तो उसका ब्रेकिंग फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यदि वो सेम डिस्टेंस पे चल रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इनिशियली क्या होगा, कार का स्पीड जो होगा वो क्या होगा, भी होगा, और वो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे गया होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे जाने में वो डी डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। ठीक है, और यहाँ पे जाकर उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया होगा। तो इस कंडीशन में क्या करें हम, अगर फोर्स निकाले, यानी कौन सा फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स निकाले, यानी जो स्टॉपिंग फोर्स जो निकाले, ब्रेकिंग फोर्स यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि स्टॉपिंग फोर्स यानी कितने फोर्स के बाद वो स्टॉप हुआ होगा। तो फोर्स निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन हम पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के कार का मास जो होगा वो m होगा, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन a होगा। तो a के रिगार्डिंग हम सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा। तो फोर्स निकालने के पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, v² = u² + 2as। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2as का हम प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे -2as हो जाएगा। बात का वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो u हमारा क्या है, v है, तो v² = क्या हो गया, 2as। तो a का वैल्यू क्या आ गया, v² / 2s, और s यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है d जिसको हमने माना है, तो a का वैल्यू आ गया v² / 2d। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स हमें क्या मिल गया, फोर्स हमें मिल गया v² m × v² / 2d। ये हमें क्या मिल गया, फोर्स का वैल्यू मिल गया। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, दूसरे कलर से लिख देते हैं, m × v² / 2d। ये क्या हो गया, हमें फोर्स का वैल्यू मिल गया। हमें बाद में कहा जा रहा है कि यदि कार का जो स्पीड होता है अगर वो डबल हो जाता है तो ब्रेकिंग फोर्स क्या हो जाएगा। तो f' क्या हो जाएगा, कार के स्पीड को हम क्या करते हैं, m/2d, तो सभी के लिए कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस सेम रखना है, सेम डिस्टेंस पे कहा जा रहा है, और स्पीड को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ v का स्क्वायर हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, 4 आपका बाहर आ जाएगा, और ये आज का हो जाएगा mv² / 2d। और mv² / 2d को हम क्या कहते हैं, यहाँ से हमने f माना, ये क्या हो गया, 4 × f। तो f' का वैल्यू क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ f, यानी कहने का मतलब है जब हमारा ब्रेकिंग फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ चुका है क्वेश्चंस। इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने बहुत बार आपको बताए हुए हैं। आप हमारे प्रीवियस बैचेज के या फिर अग्नि बैचेज के ही अभी वीडियोस जो चल रहे थे लेक्चर्स, उनको देखिएगा कैनेमेटिक्स के, आपको सारे डाउट्स इस प्रकार के क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको कभी आपको क्या हो जाएंगे, सभी जो डाउट होंगे इस प्रकार के वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चंस में कभी डाउट आपको नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की ओर। 7th नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। ठीक है, तो ये भी आपके फिजिक्स के ही क्वेश्चन है। तो इनमें से किनका डायमेंशन इम्पल्स के डायमेंशन के बराबर है। तो हो सकता है शायद ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी करवाया हुआ है, और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स को हम क्या कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम, यानी डेल्टा पी के नाम से भी जानते हैं। और इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम होता है, और मोमेंटम को क्या कहते हैं, मोमेंटम को हम मास इंटू वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इम्पल्स का जो डायमेंशन होता है, इम्पल्स का डायमेंशन वो क्या होता है, इम्पल्स का डायमेंशन होता है आपका, सबसे पहले इसका यूनिट अगर बात करें तो उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है, इम्पल्स को हम लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम का यूनिट होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का होता है kg और वेलोसिटी का मीटर/सेकेंड। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, mL/t-1। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है। तो ये आपको याद रखना है कि इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, और उनके डायमेंशन और यूनिट क्या क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि इन सभी चीज़ों से आपके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8th नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए हम जल्दी जल्दी इसके लिए कवर कर रहे हैं कि समय कम लगे और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, तो अगर आपको फास्ट लग रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, स्पीड मोड में जाके वीडियो को स्लो कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन में कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इनमें से कौन सा है वो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है कि ऐसा क्वांटिटी जो क्या हो, किसी अदर क्वांटिटी से डिराइव ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी आपको बता दें कि इनमें से कौन सा है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी इसमें टाइम है, टाइम जो है वो क्या है, आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो कि किसी अदर क्वांटिटी से डिराइव नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि आपको बता दें कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आपका लेंथ से डिराइव हुआ है, और इसे मीटर क्यू जानते हैं, और मीटर क्यू क्या होता है, ये आपका लेंथ है, तो ये क्या हो गया, आपका लेंथ से डिराइव हुआ है। ठीक है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका टाइम, तो टाइम सिर्फ सेकंड है, ये किसी अदर क्वांटिटी से डिराइव नहीं है। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर/सेकेंड, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको लेंथ के साथ साथ अपॉन टाइम के साथ रिलेशन दिया जा रहा है। तो ये भी क्या आपके फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, ये कैसे क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी है। नेक्स्ट फिर आपका फोर्स है, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपका kg मीटर/सेकेंड स्क्वायर, और इसमें हम मास, लेंथ
और क्या है टाइम, इन तीनों का प्रयोग किए हुए हैं। तो ये भी क्या है, एक डिराइव क्वांटिटी है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि व्हेन अ रिंग ऑफ मेटल इज हीटेड व्हाट हैपन टू इट्स होल। अगर मेटल के रिंग को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होगा। तो याद रखिएगा, मेटल के रिंग को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, वो आपका एक्सपैंड हो जाएगा। मेटल क्या हो जाएगा, अगर ये आपका हीटिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक्सपैंड होकर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्सपैंड होकर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेटल को जब हम रिंग को हीट करेंगे तो मेटल रिंग के अंदर का जो होल होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब भी हम हीट करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से बाहर नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होना चाहेंगे। सो इस कारण से क्या होगा, उनका आउटर बाउंड्री जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सेपरेट हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, आपका बाहर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये बाहर फैलेगा तो इसको कंपनसेट करने के लिए अंदर वाला ये जो होल है ये भी क्या होगा, आपका फैलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो मेटल रिंग को अगर हम अगर क्या करें, अगर हीट करें, अगर उसके अंदर होल है तो होल क्या होगा आपका, वो भी एक्सपैंड हो जाएगा, यानी फैल जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज डबल, अगर कैपिलरी के डायमीटर को डबल कर दिया जा रहा है तो देन द राइज ऑफ वाटर इन इट विल बी, तो उसके वाटर का राइज क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो कैपिलरी ट्यूब का जो हाइट होता है, जैसे कैपिलरी ट्यूब का जो हाइट होता है वो क्या होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपन रो जी डी। ठीक है, तो यहाँ पे पता चला कि एच जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के। तो डायमीटर को क्या कर दिया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है। तो एच जो क्या हो गया, कॉन्स्टेंट एच डैश का वैल्यू क्या हो गया, एच डैश यानी आप कह सकते हैं कि H1 इंटू डी वन इज इक्वल टू H2 इंटू D2 हो जाएगा। तो H1 को हम क्या करेंगे, H रहने देंगे, और D1 को क्या रहने देंगे, D रहने देंगे। बाद का हाइट H2 है और D2 कितना हो जाएगा, डायमीटर और कैपिलरी डबल 2 टाइम्स तो D हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा होगा कि D से D कट गया तो H2 का वैल्यू कितना आ गया, H2 का वैल्यू आ गया आपका H/2। क्या आ गया, H/2 आ गया। तो हाइट आपका क्या हो जाएगा, आपका जो हाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। ठीक है, फिर से समझिएगा कि डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज डबल, कैपिलरी का डायमीटर डबल कर दिया जा रहा है तो आपके वाटर में राइज कितना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वाटर में राइज हाफ हो जाएगा। कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी जो होता है एक प्रकार का स्मॉल ट्यूब होता है जिसमें कि राइज और फॉल वाटर का, वाटर क्या कह सकते हैं कि आप किसी भी लिक्विड का राइज और फॉल देखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में कहा जा रहा है कि व्हेन द नीडल ऑफ आयरन स्विम्स ऑन वाटर सरफेस, क्या कहा जा रहा है, व्हेन द नीडल ऑफ आयरन स्विम्स ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट कीप्ड जेंटली, why the needles of iron swims on water surface when it is kept gently, जब हम सुई को जेंटली यानी आराम से रखते हैं कहाँ पे, वाटर सरफेस पे, तो वो क्यों तैरने लगता है। तो इसका रीजन होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्या होता है, सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, यानी पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द मास ऑफ स्टार इज 2 टाइम्स द मास ऑफ द सन, हाउ इट विल केम टू एन एंड। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना है, कैसे यह खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म हो जाएगा न्यूक्लियर स्टार के द्वारा। ठीक है, न्यूक्लियर स्टार के द्वारा। ठीक है जी, ये जो आपका मास ऑफ स्टार जो होता है वो क्या होता है, दुगुना होता है किसके, मास ऑफ सन के। तो ये कैसे इंड होता है, तो ये इंड होता है आपका न्यूक्लियर, क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार के कारण। किसी कारण, न्यूट्रॉन स्टार के कारण। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार जो होता है ये आपका रिजल्ट होता है किसका, ग्रेविटेशनल कोलैप्स का। क्या होता है, ग्रेविटेशनल यानी जो गुरुत्वाकर्षण जो होते हैं उनके क्या होता है, कोलैप्स के कारण, उनके आपके फटने के कारण कह सकते हैं, या फिर उनके जुड़ जाने के कारण और कोलैप्स हो जाने के कारण। ठीक है, एक साथ ज्वाइंट हो जाने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 यानी न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, ये जो न्यूट्रॉन स्टार कहने का मतलब है कि ये जो चेंज हो जाता है, क्या होता है, आप कह सकते हैं इसको चेंज हो जाता है न्यूट्रॉन स्टार में किसके कारण, ग्रेविटेशनल कोलैप्स के कारण, और तभी क्या होता है, ये आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में लिखा जा रहा है कि रेन ड्रॉप फॉल फ्रॉम ग्रेटर हाइट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इट। ठीक है, रेन ड्रॉप जो होता है वो आपके ग्रेटर हाइट से क्या होता है, फॉल होता है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर रेन ड्रॉप जो होता है वो बहुत ही ऊंचे हाइट से नीचे गिरता है तो इनमें, इसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप पढ़िए, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया कि दे फॉल विद दी अल्टीमेट वेलोसिटी विच आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ड्रॉपलेट्स, दे फॉल विद द सेम अल्टीमेट वेलोसिटी, देयर वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड दे फॉल विद डिफरेंट वेलोसिटी ऑन द अर्थ, देयर वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड दे फॉल विद सेम वेलोसिटी ऑन द अर्थ। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया कि वे उस परम वेग से गिरते हैं जो है भिन्न बूंदों के लिए अलग अलग। ठीक है,
वे समान अंतिम वेग से गिरते हैं। देखिए सिंपली कहा जा रहा है कि अगर रेन ड्रॉप जो होता है वो बड़े हाइट से, ऊंचे हाइट से नीचे गिरता है तो उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे लिखा जा रहा है कि जो अल्टीमेट वेलोसिटी होते हैं वो क्या होते हैं, उससे फॉल करते हैं और सभी बूंदों के लिए अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, आपके वेलोसिटी होते हैं। कैसे? क्योंकि जब भी वो नीचे गिरते हैं तो उसमें जो कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल नीचे लगता है, तो ग्रेविटेशनल पुल सभी बूंदों के मास भी अलग अलग होते हैं। और दूसरा रीजन ये भी होता है कि वहाँ पे जो वहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, यानी जो आपका ड्रैग लगता है, किसके कारण, आपका जो कह सकते हैं कि आप वहाँ पे एक सेकेंड, वहाँ पे जो ड्रैग लगता है जो कि एयर का ड्रैग होता है, यानी एयर रेसिस्टेंस जो लगता है वो क्या होता है, सभी के लिए डिफरेंट होता है। क्योंकि सभी के एरिया कह सकते हैं और सभी के मास, ये सभी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं सबों के लिए। तो सभी के लिए सभी चीज़ डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सभी के जो वेलोसिटी हो जाते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो 1 क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट आंसर है। ठीक है, इनके क्या होंगे, अल्टीमेट वेलोसिटी से अलग गिरेंगे और सभी बूंदों के सभी ड्रॉप्स के अलग अलग वेलोसिटीज़ हमें देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में लिखा जा रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स फोटोस्टेट मशीन वर्क्स। तो इनमें से कौन से टेक्निक पे फोटोस्टेट मशीन वर्क करता है। तो इसका आंसर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग के प्रोसेस पे, यानी ऑप्शन नंबर क्या है इसके रिगार्डिंग 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या है, 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर को हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट के नाम जानते हैं। और ये क्या होता है, हमारा कमर्शियल यूनिट कहा जाता है, कमर्शियल यूनिट। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमारे घर में जो बिजली बिल आता है वो इसी यूनिट को देख के आता है, किलो वाट आवर को देख के ही आता है। ठीक है, और किलो वाट आवर का वैल्यू होता है, क्या होता है आपका 3.6 मेगा जूल। क्या होता है, 3.6 मेगा जूल होता है। और ये क्या आपके कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के नाम से, इलेक्ट्रिसिटी के नाम से इसे हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च इनटू स्पेस। तो मिनिमम एस्केप वेलोसिटी जो होता है अपने रॉकेट को लॉन्च करने के लिए वो होता है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। इसे हम एस्केप वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। और इसे हम 11 किलोमीटर पर सेकेंड के साथ साथ इसे हम 6.96 माइल पर सेकेंड भी जानते हैं। ठीक है, ये माइल में आपका हो जाता है 6.96 माइल पर सेकेंड। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके वेलोसिटी होता है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। इसमें लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जब हम रेनबो को देखते हैं। तो याद रखिएगा जब भी हम रेनबो को देखते हैं तो सन जो होता है वो हमारे पीछे होता है, रिमेन्स बिहाइंड होता है, बिहाइंड अस, यानी हमारे क्या होता है, सन जो होता है, सूर्य हमारे पीछे रहता है। और हम क्या करते हैं, वर्षा की बूंदों को क्या करते हैं, सामना करते हैं सामने से, यानी उसको हम फेस करते हैं। ठीक है, सन जो होता है पीछे रहता है एंड वी फेस रेन ड्रॉप। ठीक है, जब भी जैसे आपका सूर्य उगा हुआ है और वहाँ पे रेन ड्रॉप है, ठीक है, तो सूर्य पीछे है आपके, हमारे पीछे है, और हम क्या कर रहे हैं, रेन ड्रॉप को देखेंगे तो क्या करेगा, वो उस सूर्य से किरण से लाइट निकलता है, तो वही आपका रेनबो के तौर पर हमें दिखता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सन हमारे पीछे रहता है, याद रखिएगा द सन रिमेन्स बिहाइंड अस। ठीक है, सन हमारे पीछे रहता है और हम क्या करते हैं, रेन ड्रॉप को देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में लिखा जा रहा है कि हाउ मच कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय अ, क्या है, बॉयल्ड एग। क्या है, कितना कैलोरी ऑफ एनर्जी किसी बॉयल्ड एग के द्वारा रिलीज किया जाएगा। तो याद रखिएगा बॉयल्ड एग के द्वारा 77 से कितना 78% का, 78 कैलोरी का, ठीक है, 77 से 78 कैलोरी का एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है बॉयल्ड एग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि दी स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज। जो डिफरेंट कलर का लाइट जो होता है वो प्रिज्म से बाहर निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी डिफरेंट कलर के लाइट को स्प्लिट करना किसी प्रिज्म से, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। उस फेनोमेना को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें लिखा जा रहा है कि ए बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन। कहा जा रहा है कि एक बोट जो है वो सबमर्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। कब, जब उसके जो कह सकते हैं कि जब वो वाटर डिस्प्लेस करेगा कितने, अपने वेट के इतना। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन आपको कल भी शायद बताया था, तो यहाँ पे भी आपको हमने दे दिया इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यानी कहने का मतलब कोई भी आपका ऑब्जेक्ट, आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी डूबता है जब वो अपने वेट के समान, यानी जब वो अपने वेट के बराबर में वाटर को क्या करे, डिस्प्लेस करे। ठीक है, वाटर को क्या करे, डिस्प्लेस करे, यानी वाटर को निकाले। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है।
ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इस प्रकार के वीडियोस आपको और भी चाहिए होगा तो आप जरूर बताइएगा हमें, ताकि हम आपके लिए और भी इस प्रकार के वीडियोस दे सके आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।